आज हमें जो पढ़ना है वो खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स रिसोर्सेज। ठीक है, खनिज क्या होता है हमने पहले ही पढ़ा है, खनिज क्या होता है उसके बारे में। तो उसके बारे में फिर से आज पढ़ते हैं। खनिज क्या है? खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। इनका क्या होता है? निश्चित रासायनिक संगठन होता है। रासायनिक और भौतिक संगठन जो होता है इनका, वो निश्चित होता है। खनिज क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है जिनका निश्चित रासायनिक संगठन यानी भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म जो होता है इनका, वो निश्चित होता है। ठीक है, तो और जो खनिज होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसका मतलब ये क्षयशील होते हैं। क्षयशील मतलब इनका क्षरण होता रहता है। और क्षयशील होने का तात्पर्य क्या है? ये नवीकरण नहीं है, इनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब हम इनको बना नहीं सकते। अगर एक बार इनका क्षय हो गया तो दोबारा हम इनको वापस रिसाइकल नहीं कर सकते। खनिजों का क्या है? रिसाइकल हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है? खनिज जो होते हैं वो क्षयशील होते हैं और इनका नवीकरण जो है नहीं किया जा सकता। खनिज के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म निश्चित संगठन में होते हैं। ठीक है, और ये खनिज अधिकांशतः जो होते हैं वो क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? क्रिस्टलीय। अधिकांशतः देखा जाए तो खनिज जितने होते हैं वो क्रिस्टल की अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, क्रिस्टल की अवस्था में ये पाए जाते हैं। ठीक, खनिजों के बारे में पढ़ना और भारत की स्थिति, भारत की स्थिति के आधार पर पढ़ना। भारत में क्या है? खनिज जो पाए जाते हैं वो अधिकांशतः दक्षिण भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारतीय राज्य यानी प्रायद्वीपीय भारत में खनिज के भंडार ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में खनिज अधिकांशतः देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में ही पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में जैसे आपके राज्यों की बात करेंगे तो उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में खनिज के भंडार पाए जाते हैं। खनिज के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? ऐसे लोहा पढ़ते हैं, लौह अयस्क जो आते हैं। ठीक है, लोहा हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सभी जो होते हैं खनिज के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। भारत में खनिज जो होता है इनका जो भंडार है वो नियमित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह पे एक समान पाया जाता हो। तो नियमित भंडार, इनका नियमित वितरण नहीं है। खनिजों का वितरण जो है अगर पूछा है तो नियमित नहीं है कि प्रत्येक राज्य में एक समान इनका वितरण है। तो ये स्टेटमेंट में पूछा था कि खनिजों का वितरण जो है समान रूप से है या नियमित वितरण भारत में पाया जाता है। तो ये नियमित वितरण इनका नहीं है। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका वो एक समान नहीं है, तो अनियमित वितरण है इसका खनिज का। खनिजों को भी दो पार्ट्स में बांटने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब एक होता है आपका धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इनका वर्गीकरण भी किया गया है। क्या है? भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर खनिजों का जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। ठीक है, पहले खनिज लिख लेते हैं। खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। जिनका निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म। खनिज क्या है? खनिज क्षयशील होते हैं। क्या है? क्षयशील है, इनका क्षरण होता है, ये क्षयशील होता है। क्या क्षयशील होते हैं? यानी नवीकरण नहीं किया सकता, नवीकरण नहीं होता। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? खनिजों का, खनिजों के निर्माण में ताप, दाब एवं वाष्पीकरण जो होता है इनके निर्माण की प्रक्रिया है। तो अगर निर्माण प्रक्रिया की पूछा जाए तो कौन से निर्माण प्रक्रिया में आते हैं? भौतिक गुणधर्म होते हैं निर्माण प्रक्रिया में। ताप, दाब, तापमान, दाब और वाष्पीकरण इत्यादि प्रक्रिया जो होती है खनिजों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। वाष्पीकरण इत्यादि के माध्यम से खनिजों का निर्माण होता है। ठीक है, इनको भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का इनका वितरण कैसा है? एक समान नहीं है। ठीक है, असमान वितरण या बोल सकते हैं नियमित वितरण नहीं है।
भारत में इनका वितरण या पूरे विश्व में बात करें इनका वितरण अनियमित नियमित नहीं है। इनका वितरण जो है वो नियमित नहीं है, ठीक, असमान वितरण है पूरे भारत में। और राज्यों की बात करें कहाँ कहाँ, अच्छा कौन कौन से खनिज होते हैं, जैसे खनिजों में आपका मैग्नीज हो गया, तांबा, लोहा, कोयला, सोना, चांदी इत्यादि, ठीक है। नमक, ये सब क्या है, खनिज। तो नमक क्या है आपका, खनिज, ठीक है, ये सब खनिज। और खनिजों का भंडार देखा जाए तो आपने पढ़ा है कि आर्कियन युग, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना क्रम की शैली पढ़ी। तो भारत में खनिजों का भंडार जब पढ़ते हैं तो उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में आपको धात्विक खनिज दिखाई देते हैं। जो धात्विक खनिज आपको दिखाई देते हैं वो अधिकांशतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही दिखाई देते हैं। और कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो होती हैं उसमें आपको चूना पत्थर के अवशेष लाइमस्टोन जो है ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और गोंडवाना क्रम में जो है कोयले के भंडार, लगभग 90% जो कोयला है आपका वो गोंडवाना क्रम की शैलों में ही प्राप्त होते हैं, ठीक। तो खनिज कौन कौन से शैल क्रम में पाए जा रहे हैं, तो धारवाड़ में पाए जाते हैं और कुडप्पा और गोंडवाना क्रम के शैल क्रम में पाए जाते हैं। कौन कौन से, धारवाड़, कुडप्पा व गोंडवाना क्रम की शैल क्रम। गोंडवाना शैल क्रम, धारवाड़ में आपके धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ में क्या पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। गोंडवाना में, कुडप्पा में भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं, पर अधिकांशतः देखा जाए तो धारवाड़ में ही पाए जाते हैं। कुडप्पा में आपको जो है लाइमस्टोन चूना पत्थर के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक। जबकि गोंडवाना क्रम में आपके कोयले के निक्षेप प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, कोयले के निक्षेप। लिखना चाहते हैं, गोंडवाना में क्या मिलता है, कोयला। और धारवाड़ में अधिकांशतः क्या होता है, धात्विक खनिज मिलते हैं। धात्विक है तो कुडप्पा में आपको जो है लाइमस्टोन वगैरह प्राप्त होता है, ठीक। लाइमस्टोन इत्यादि इसमें प्राप्त होता है। अब इनका वितरण वर्गीकरण देखा जाए तो खनिजों का जो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, इनको जो है दो भागों में बांटा गया है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो धात्विक खनिज होता है, दूसरा क्या होता है, अधात्विक खनिज। जैसे धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना शैल क्रम, ठीक, शैल क्रम में खनिज पाए जाते हैं। वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, दो भागों में किया गया। एक तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, दो भागों में बांट के पढ़ते हैं बस। कुडप्पा में लाइमस्टोन चूना पत्थर, ठीक। और इनका जो क्षेत्र है भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांशतः पाए जाते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट लिखना, इनका जो विस्तार है कहाँ पे, अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत में है। उत्तर भारत में या उत्तर मैदानी क्षेत्र में खनिजों के भंडार जो है वो न के बराबर है। जो आपका मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे खनिज भंडार नहीं पाए जाते हैं, जबकि आपके प्रायद्वीपीय भारत में ही अधिकांशतः खनिज भंडार पाए जाते हैं, ठीक। वर्गीकरण देखें, खनिज का जो वर्गीकरण किया गया दो भागों में किया गया। खनिजों का वर्गीकरण जो है दो भागों में किया जाता है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इनको दो भागों में, एक तो धात्विक खनिज होता है, दूसरा अधात्विक खनिज होता है।
धात्विक खनिज, दूसरा होता है आपका अधात्विक खनिज। ठीक है, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिसमें धातुओं की क्वालिटी पाई जाती है, धात्विक गुण पाए जाते हैं। धात्विक गुण क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं ना, धात्विक गुण जितने धातुएं जितनी होती है। सामान्यतः क्या होती है? कठोर अवस्था में पाई जाती है। धातुएं जो है सामान्यतः कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। उसमें अघातवर्धन्यता, ठीक है, और तन्यता के गुण पाए जाते हैं। धातुओं में जनरली अघातवर्धन्यता और तन्यता के गुण पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? डोनेट भी करते हैं। और ये सामान्यतः देखा जाता है जितनी भी धातुएं होती है कैसी होती है? चमकदार होती है। पढ़ते हैं ना क्वालिटी में, तो धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। किंतु उसी का सेम अपोजिट जो होता है वो अधात्विक खनिज होते हैं। क्या होता है? जितना भी बताया मैंने उसका अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? अधात्विक खनिज होते हैं। कुछ को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी धात्विक गुण आप पढ़ते से इसमें आप कठोर पढ़ते, धात्विक गुण क्या होते हैं? धात्विक खनिजें क्या होती है? सामान्यतः कठोर होती है। किंतु उसमें आप पढ़ते हो पारा पढ़ते हो, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्यतः पे, तो वो एक्सेप्शन है, उसकी बात नहीं करते। और जितने भी जैसे अधात्विक खनिज है वो पढ़ते क्यों? चमकदार नहीं होती है। किंतु आयोडीन एक ऐसा अधात्विक खनिज है, अधातु होती है। जब अधातु की बात करते हैं तो आयोडीन एक ऐसी अधातु होती है जो चमकदार होती है। अधातु होने के बावजूद भी क्या है? वो चमकदार है। ठीक है, और अधात्विक खनिज में जैसे आपका एक ब्रोमीन, ब्रोमीन है, हाँ ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। ठीक है, ब्रोमीन अधातु होने के बावजूद भी क्या होती है? वो द्रव, पहली बात तो वो द्रवावस्था में पाई जाती है। दो चीज़ पूछा जाता है, एक मरकरी पूछा जाता है, एक ब्रोमीन का पूछा जाता है। ब्रोमीन क्या है? अधातु होने के बावजूद भी अधातु है और द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, अधातु है और द्रवावस्था में पाया जाता है। जबकि आपका मरकरी जो होता है वो धातु है और वो भी द्रवावस्था में पाया जाता है। तो दोनों कंफ्यूजन करता है एग्जाम में। अगर लिख के आ रहा है कि द्रव धातु, कौन सी द्रव धातु जो द्रवावस्था में पाई जाती है, तो मरकरी होगा। किंतु अधातु लिख के अगर पूछ रहा है तो ब्रोमीन को लगाना, क्योंकि उसमें ऑप्शन में मरकरी भी लिखा रहेगा और ब्रोमीन भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो दोनों कंफ्यूजन होता है। अब धात्विक खनिजों को भी इनको भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बांटा गया। और धात्विक खनिज को भी हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है लौह धातुएं, दूसरा होता है आपकी अलौह धातुएं। यानी अलौह धातुएं, धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। अब लौह धात्विक खनिज में क्या होता है? इसमें लोहांश, लोहे की मात्रा जो होते हैं क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लौह धात्विक खनिज में जो होता है लोहे के अंश पाए जाते हैं। लौह धात्विक खनिज में लोहे के अंश पाए जाते हैं, किंतु अलौह धात्विक खनिज जो होता है उसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। एक तो आपका है मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, आयरन मतलब लोहा, लोहा स्वयं, निकिल, कोबाल्ट। ठीक है, मैग्नीज, लोहा, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि। ठीक है, एक टंगस्टन भी, क्रोमियम टंगस्टन, क्रोमियम टंगस्टन इत्यादि। ठीक है, ये सब लौह धात्विक खनिज है। जबकि अलौह धात्विक खनिज में हम पढ़ते हैं एक तो आपका है कॉपर मतलब तांबा, जस्ता और सीसा, टिन, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, और आपके है प्लेटिनम है, चांदी है, प्लेटिनम, चांदी इत्यादि। ठीक है, ये सब अलौह धात्विक खनिज, यानी इसमें एल्युमिनियम इनके उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी धातु अलौह धात्विक खनिज है और कौन सी लौह धात्विक है, कौन सी अलौह। ठीक, दूसरा जो था अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो था लोहे के यानी धात्विक उसमें गुण नहीं पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपका कोयला आता है। अलौह धात्विक खनिज में कोयला, ग्रेफाइट, चूना यानी लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन,
नमक, अभ्रक, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम हो गया, ठीक है, इत्यादि। संगमरमर चूना से बनता है, संगमरमर भी लिखना चाहता हूँ, संगमरमर है, एक है पैराइट भी दिया गया है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब काम होकर याद कर लेना, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। एस्बेस्टस भी है, जो इम्पोर्टेंट है उनको याद कर लो, ठीक। अब इनकी खनिज पेटियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो कुछ खनिज पेटियाँ होती हैं भारत में, कुछ मिनरल्स बेल्ट है, अलग पूरे बेल्ट के रूप में पाया जाता है। इनको भी हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है आपका उत्तर पूर्वी बेल्ट, ठीक है, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र वाला, जिसमें आपका उड़ीसा आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, छत्तीसगढ़ है और झारखंड का पढ़ते हैं। दूसरा होता है उसी के अपोजिट में आपको उत्तर पश्चिमी बेल्ट दिखाई देता है। उत्तर पश्चिमी बेल्ट में जिसको हम बोलते हैं अरावली बेल्ट, क्या बोलते हैं, अरावली बेल्ट, ठीक है, उसमें आपका गुजरात हो गया और राजस्थान वाला क्षेत्र दिखाई देता है। तीसरा आपका है बीच वाला क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं मध्य बेल्ट, क्या बोलते हैं, मिडल बेल्ट। मध्य बेल्ट के अंतर्गत आपका जो है पूर्वी महाराष्ट्र का पूर्वी भाग आता है, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र शामिल होता है। और तीसरा बेल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी बेल्ट, ठीक है, दक्षिण प्रायद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी बेल्ट, या दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिम बेल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें आपका पूरा वही गोवा, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, केरल इत्यादि क्षेत्र शामिल होते हैं, ठीक है। अगला हेड डालो। हल्का सा खनिज पेटियों की बात करते हैं। खनिज पेटियाँ होती हैं, क्या है, खनिज पेटियाँ। खनिज पेटियों कितनी है, 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। खनिज पेटियां है, मिनरल बेल्ट के बारे में बात करते हैं, तो इनको 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला आपका होता है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की बेल्ट, ठीक है, कौन सा बेल्ट है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पेटियां, ठीक। दूसरा होता है आपका उत्तर पश्चिमी, इसी को बोलते हैं अरावली क्षेत्र की पेटी। तीसरा है आपका मध्य क्षेत्र की, मध्य क्षेत्र, मध्य पेटी, इसको मध्य क्षेत्र, मध्य पेटी।
तो बोलते हैं मध्य पेटी। ठीक है, चौथा आपका दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम पेटी। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी। ठीक है, पहला आपका क्या है, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी। इसके अंतर्गत लिखते हैं, नोटों के चल जो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी, इसके अंतर्गत आपके उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आते हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल को पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र शामिल है आपका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल त्याग शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में जो आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें ज्यादा मात्रा में दिखाई दी, या धारवाड़ शैल क्रम के चट्टान अधिकांशतः ज्यादा पाए जाते हैं, अधिकांशतः है। तो इसलिए इस यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, धात्विक खनिज यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। किंतु यहाँ पे कुडप्पा क्रम और गोंडवाना क्रम की शैलें भी पाई जाती है। धारवाड़ के साथ साथ यहाँ पे कुडप्पा भी पाई जाती है और गोंडवाना क्रम की शैलें पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में। तो यहाँ पे आपको जितने भी धात्विक खनिज होते हैं उनके साथ साथ कोयले के भी निक्षेप दिखाई देते हैं। साथ में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन भी यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि धात्विक खनिज किसमें पाए जाएंगे, धारवाड़ में पाए जाते हैं। और कुडप्पा में आपको क्या मिलते हैं, लाइमस्टोन इत्यादि प्राप्त होते हैं। और आपका गोंडवाना क्रम के शैलों में जो आते हैं कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। तो आप देखते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में जहाँ पे आपको दामोदर नदी घाटी बेसिन दिखाई देता है, ठीक है, उस क्षेत्र में आपको कोयले के निक्षेप जो है ज़्यादा मात्रा में, कोयला भी इस क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। कोयले के निक्षेप भी पाए जाते हैं। लौह धात्विक खनिजों के साथ साथ यहाँ पे कोयले के भी निक्षेप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे तीनों शैलक्रम की चट्टान दिखाई देती है, 3 शैलक्रम है। एक तो धारवाड़ है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की, कुडप्पा और गोंडवाना शैलक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे तीनों शैलक्रम की चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती है, जिसकी वजह से आपको धात्विक खनिजों में लोहे के भी निक्षेप दिखाए जाते हैं। लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, और साथ में कुडप्पा क्रम की वजह से चूना पत्थर के भी यहाँ पे निक्षेप दिखाए जाते हैं, जिसमें संगमरमर वगैरह इत्यादि, अभ्रक दिखाया जाता है। ठीक है, कुडप्पा क्रम में क्या आपको अभ्रक वगैरह दिखाई देता है इस क्षेत्र में। और गोंडवाना की वजह से यहाँ पे आपके गोंडवाना क्रम की शैल होती है, तो उसकी वजह से आपको कोयले के निक्षेप दिखाई देते हैं। हम उत्तर पूर्वी और पठारी क्षेत्र की बात करते हैं। और ये पूरा क्षेत्र जो होता है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आता है। छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र होता है आपका, वो छत्तीसगढ़ वाले राज्य में फैला, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में फैला, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार। इसीलिए आपको जो छोटा नागपुर का जो यानी उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र जो होता है, इसे हम हार्टलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का हृदय स्थल, खनिजों का हृदय स्थल कहा जाता है इस क्षेत्र को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, खनिजों का हृदय स्थल। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की जो पेटी होती है उसको क्या बोलते हैं, खनिजों का हृदय स्थल बोलते हैं, हार्टलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और सबसे ज्यादा जितने भी अभी 4 पेटियों के बारे में आपने नाम लिखे हैं ना, उन सभी पेटियों में सबसे ज्यादा जो खनिज संपदा पाई जाती है, खनिज संपदा की दृष्टि से भी संपन्न है ये क्षेत्र। ठीक है, सर्वाधिक खनिज संपदा पाई जाती है, खनिज संपदा संपन्न क्षेत्र। ठीक है, ये खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र कैसा है, खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र। यहाँ पे उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं लोहा, जस्ता, तांबा, कोयला, अभ्रक इत्यादि खनिज इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी में आपको छोटा नागपुर का जो क्षेत्र भी होता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में आपको कोयले के निक्षेप ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। ठीक,
इसलिए उसे छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र होता है उसको हम भारत का क्या कहते हैं, रूर कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र। छोटा नागपुर का पठार होता है, कोयले के रिक्ता के कार्य से क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहते हैं। ठीक है, भारत का रूर किसे कहा गया, भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर का पठार जो होता है भारत का रूर। और ये भारत का रूर क्यों कहा जाता है, कोयले के रिक्ता के कारण, कोयला जो होता है इस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें इस क्षेत्र में जब आपको लौ एस्क और कोयला दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, लौ एस्क और कोयले के निक्षेप दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है बड़ी इंडस्ट्री वगैरह होती है, चाहे लौ इस्पात की या भारी इंजीनियर की, यहाँ पे इंडस्ट्री भी आपको दिखाई देती है इस क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते हैं बोकारो हो गया, दुर्गापुर हो गया, ठीक है, राउरकेला इत्यादि में लौ इस्पात की इंडस्ट्री दिखाई देते हैं। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोहे भी पाए जा रहे हैं और यूज के लिए जो है कोयला, ठीक है, तापमान प्राप्त मतलब क्या है, एनर्जी के लिए क्या है, कोयला भी यहाँ पे प्राप्त होता है। तो सुलभता के आधार पर सुलभ, क्योंकि दोनों चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, सुलभ है, ठीक है, आसानी से प्राप्त हो सकती है, इसलिए यहाँ पे आपको इंडस्ट्री भी आसानी से आपको दिखाई देती है। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है ये उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको बहुत सारी इंडस्ट्री दिखाई देती है, जिसमें बोकारो हो गया, बोकारो है, और क्या है, राउरकेला है, उसके अलावा ये भिलाई वाला क्षेत्र है, भिलाई हो गया, और दुर्गापुर। ठीक है, यहाँ पे लौ इस्पात क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं। दूसरा लिखना मध्यवर्ती पेटी, मध्य पेटी बोलते हैं। उत्तर पश्चिमी, हाँ उत्तर पश्चिमी पहले ऐसे क्रम से बढ़ते हैं मैप के अकॉर्डिंग से। ठीक है, इधर उत्तर पूर्वी, फिर इसका मध्य, फिर तीसरा लिखते हैं मध्यवर्ती पेटी। मध्यवर्ती पेटी क्या है, आपका मध्यवर्ती पेटी का जो क्षेत्र है वो अपना पूर्वी महाराष्ट्र है। पूर्वी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र, पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में मध्यवर्ती पेटी का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में मध्यवर्ती पेटी आपको दिखाई देती है। यहाँ पे क्या है, आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है, साथ में कुड़प्पा भी देखने को मिलती है। धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की शैल क्रम यहाँ पे पाया जाता है अधिकांशतः, धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम, दोनों के शैल क्रम यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे धात्विक खनिज अधिकांशतः, धात्विक खनिज में लोहा वगैरह प्राप्त होता है। लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, उदाहरण के रूप में आप इसके लोहा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज इत्यादि। मध्यवर्ती पेटी, यहाँ पर धात्विक खनिज तो पाया जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज की स्थापना जो है, जैसे हमने पढ़ा कि उत्तर पूर्वी पेटी में जो है ज्यादा मात्रा में इंडस्ट्री, जितने भी भारी उद्योग है, ठीक है, वो वहां पे दिखाई देते हैं आपको उत्तर पूर्वी में। किंतु इस क्षेत्र में आपको मिनरल्स यानी खनिज के प्राप्त होने के पश्चात भी यहाँ पे इंडस्ट्री जो है अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। इस क्षेत्र में है इंडस्ट्री जो है इनकी स्थापना बहुत कम मात्रा में हुई है। यहाँ पे खनन उद्योग का विकास तो, खनन उद्योग माइनिंग तो हो रहा है इस क्षेत्र में, किंतु यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, आधारभूत संरचना का अभाव है। कारण क्या है, जो आधारभूत संरचना है उनके अभाव के कारण इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज जो है या औद्योगिक जो भी कंपनियां हैं उनकी स्थापना जो है बहुत कम मात्रा में। तीसरा देखना उत्तर पश्चिमी पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी। या अरावली क्षेत्र की,
इस क्षेत्र में जो है आपको धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की शैल दिखाई देती है। कौन कौन सी? धारवाड़ व कुडप्पा क्रम की शैल यहाँ भी दिखाई देती है आपको, ठीक है। तो धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की शैल दिखाई देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ खनिज भी पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कॉपर होता है, जिंक होता है, ठीक है, कॉपर है, जिंक है, टिन है, ठीक है। और उसके अलावा आपको कुडप्पा क्रम की शैलों में लाइमस्टोन, चूना पत्थर, अब्रक और अब्रक क्या अब्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, जिप्सम इत्यादि इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। उदाहरण के रूप में धारवाड़ में क्या है? तांबा, तांबा, जस्ता, ठीक, लौह है, लौह धातु, इसको लिखो लोहा, लोहा, लाइमस्टोन, संगमरमर, अब्रक इत्यादि, ठीक है, इस क्षेत्र में आपको दिखाई देते हैं। और इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में इसको दिखाई देखते हैं। ये पेटी जो है गुजरात राजस्थान में फैली हुई, गुजरात और राजस्थान में फैली हुई, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, जिंक, टिन इत्यादि चीजें यहाँ पे इस बेल्ट में आपको दिखाई देती हैं। यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी जो होता है इसके भी निक्षेप पाए जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी पता है? हाँ, तो ये भी लिख लो, मुल्तानी मिट्टी के हर निक्षेप इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। खनिज संसाधन की उपलब्धता के बावजूद भी इस क्षेत्र में है आपको खनन उद्योग, खनिज संपदा संसाधन तो यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन खनिज उद्योग का सीमित स्तर का विकास, जो खनिज उद्योग है, खनिज पे आधारित जो उद्योग है, इस क्षेत्र में भी आपको बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे आपने मध्यवर्ती पेटी में देखा खनिज उद्योग जो है उनकी स्थापना कम हुई है, वैसे अरावली क्षेत्र की पेटियों में भी आपको खनिज उद्योग कम दिखाई देते हैं, जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पेटियों में, जो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की जो पेटी थी, वहाँ पे खनिज उद्योग ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें आपको वही भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया और दुर्गापुर इत्यादि, ठीक है। किंतु इन दोनों बेल्ट में आपको खनिज उद्योग बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। तीसरा है आपका, ठीक है ना, इसमें आपका दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी, कौन सी? दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी। सर चौथा है दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी, ठीक है। इसमें आपको धारवाड़ क्रम की शैलें दिखाई देती है, कुडप्पा भी दिखाई देता है, गोंडवाना भी इस चीज में, इस क्षेत्र में आपको तीनों क्रम की शैल दिखाई देती है। किंतु यहाँ पर तीनों में देखा है तो सर्वाधिक मात्रा में जो है धारवाड़ क्रम की शैल दिखाई देती है। तीनों तो पाए जाते हैं, तीनों के निक्षेप हैं, किंतु सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो धारवाड़ क्रम की शैलें यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। इसलिए धात्विक खनिज जितने भी धात्विक खनिज है वो आपको दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी में ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में आपको धात्विक खनिज ज्यादा दिखाई देते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पे वैसे पाई तो तीनों जाती है, धारवाड़ भी है, ठीक है, कुडप्पा भी है और गोंडवाना क्रम के शैल भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है, गोंडवाना, ठीक है। किंतु धारवाड़ जो होते हैं ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा मात्रा में कौन सी शैल क्रम है? अधिकांशतः जो है धारवाड़ क्रम है। इसलिए जो धात्विक खनिज होते हैं इस क्षेत्र में आपको धात्विक खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज होगी? धारवाड़, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज जो है अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। धात्विक खनिज में ही आपका लोहा, मैग्नीज, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, चांदी भी लिख लो, सोना, कॉपर, कॉपर में लिख लो, कॉपर, जिंक और इत्यादि, ठीक है, आदि धात्विक खनिज जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है आपका, क्षेत्र लिखना, कौन कौन सा क्षेत्र होता है? गोवा, कर्नाटक,
गोवा, कर्नाटक, आपका इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और तमिलनाडु इत्यादि। ठीक, इन क्षेत्रों में इनका जो है विस्तार देखने को प्राप्त होता है। यहाँ पे धारवाड़ संरचना का विकास अधिक हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको धारवाड़ के धात्विक खनिज जो है सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। यानी धात्विक खनिज का जो भंडार है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, आपको दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी पेटी में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। इसके अंतर्गत जैसे उदाहरण के रूप में अगर लिखना चाहें तो जैसे ये सब चीज़ें हैं। कर्नाटक में आप देखते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी एक है। कौन सी पहाड़ी है? बाबा बुदन की पहाड़ी है, जहाँ पर लोहे के निक्षेप ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी पे लोहे के निक्षेप सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो बाबा बुदन की पहाड़ी है कौन से क्षेत्र में आती है? दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आती है। यहाँ पे आपने केरल में आपको जो है एक मोनाजाइट रेत दिखाया था, मोनाजाइट सैंड दिखाई देता है, जो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे पाई जाती है? केरल में ही पाई जाती है। मोनाजाइट सैंड जो होता है वो केरल में ही पाया जाता है, जिसमें थोरियम के निक्षेप प्राप्त होते हैं। किसके निक्षेप प्राप्त होते हैं? थोरियम के। तो इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम पूछा गया। केरल वाला नाम क्या है? मोनाजाइट, इसको याद रखना। ठीक है, मोनाजाइट जो सैंड पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? केरल में। पूछा एग्जाम में, वन लाइनर में कई बार पूछा गया मोनाजाइट सैंड कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। और इसमें जो है थोरियम के निक्षेप पाया जाता है। किसके निक्षेप होते हैं? थोरियम के सर्वाधिक निक्षेप मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है, जो कि केरल में होता है। ठीक है, या तो थोरियम पूछे या मोनाजाइट पूछे, तो दोनों सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? केरल में होता है। और कर्नाटक में हम पढ़ते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी, जहाँ पे लोहे के निक्षेप सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब बाबा बुदन की पहाड़ी पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कर्नाटक में एक प्लेस है जिसका नाम है कुद्रेमुख, जो बाबा बुदन की पहाड़ी पर ही स्थित है। वहाँ पर ही लोहे के निक्षेप सर्वाधिक मात्रा में, अधिकांशता देखा है तो वहाँ पे लोहे के निक्षेप जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस पेटी की अगर बात करेंगे तो ठीक है। अब पहले धातु लिखना है। लौ धातु में प्रमुख खनिज, जैसे पहला लिखना लौ अयस्क। कौन सा अयस्क के बारे में पढ़ना है? लौ अयस्क के बारे में। लौ अयस्क जो होते हैं जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, लौ अयस्क यानी जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं उनको लौ धातु बोलते हैं। लौ धातु में पहला जो पढ़ना है वो लौ अयस्क के बारे में ही पढ़ना है, जिसके 4 अयस्क हम पढ़ते हैं। एक होता है आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, सिडराइट वगैरह, जो लिमोनाइट और सिडराइट। किसके अयस्क होते हैं सर? लौ अयस्क होते हैं। 4 अयस्क होते हैं लौ धातु में। आयरन ओर की बात करते हैं। आयरन ओर के अंतर्गत हम 4 पढ़ते हैं। पहला होता है आपका मैग्नेटाइट, जो सबसे अच्छा कोयला मानता है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ठीक है, ये 4 लोहे के 4 अयस्क हैं। ठीक है, इनमें लोहे की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो पाया जाता है, सबसे अच्छा लोहा जो होता है अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है। उसके बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। इनका रंग देखा जाएगा पहचानने के आधार पर, तो जो मैग्नेटाइट होता है उसका रंग जो होता है काला होता है। कैसा होता है? काले कलर का होता है। और हेमेटाइट जो होता है वो लाल रंग का होता है, जबकि लिमोनाइट जो होता है आपको पीले रंग का दिखाई देता है। और सिडराइट जो होता है इसका कलर जो होता है, ठीक है, भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरा रंग होता है। ठीक है, कलर के आधार पर याद रखें। क्रम इनका जरूरी है कि ये चारों कलर तो किसके अयस्क है? लोहे के अयस्क है। ठीक है, और इनका क्रम है, मतलब इनकी मात्रा के आधार पर देखा है तो लोहे की मात्रा के आधार पर देखा है तो क्रम ऊपर सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट का और सबसे कम सिडराइट का होता है। इसमें लोहे के अंश जो होता है इससे लगभग कितना 72% से अधिक होता है। ठीक है, लोहे के अंश जो होते हैं कितने होते हैं? 72% से लगभग ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो आपका हेमेटाइट होता है उसमें आपका 60 से 72% होता है। ठीक है, जबकि लिमोनाइट में होता है ये 40 से 60 अप्रॉक्सीमेट लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब लगभग में है 40 से 60%। और जो सिडराइट होता है उसमें 40% से भी कम होता है। लोहे के अंश जो होता है 40% से कम पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। लोहे का अंश जो है सबसे कम जो है किसमें पाया जाता है?
सेट्राइट में है और सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? मैग्नेटाइट में। ठीक, अब इनके भारत में लॉ एस्क के कुछ क्षेत्र हैं जिसके बारे में लिखना है, लिखना है। पहला आपका वैसे हम लिखते हैं उड़ीसा के बारे में। कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा। उड़ीसा में देखा है तो एक स्थान है बादाम पहाड़ी। कौन सा है? बादाम पहाड़ी। इसको याद रखना, बोल बादाम पहाड़ी को जो है लॉ एस्क के साथ मात्रा मतलब लॉ एस्क के भंडार जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। बादाम पहाड़ी किस लिए जाना जाता है? लॉ एस्क के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हेमेटाइट अगर लॉ एस्क में देखा जाए तो कौन सा लॉ एस्क ज़्यादा पाया जाता है? हेमेटाइट की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी है? हेमेटाइट। दूसरा है गुरु मैसानी, यहाँ पे वही है गुरु मैसानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बादाम पहाड़ी किस लिए जाना जाता है? गुरु मैसानी किस लिए जाना जाता है? एक है सुलेपत, क्या नाम है? सुलेपत है, बांस पानी है इत्यादि। जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उनका नाम लिख दिया हूँ। इसमें से आपको बादाम पहाड़ी और गुरु मैसानी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दैत्री है, ठकुरानी है, कई सारे। ठीक है, अमरकोट है, चिमरा है, इसको आप लिख लेना। कौन कौन से लिखना? सुकिंदा, क्या लिखना? ये सब क्षेत्र है जहाँ पे लोहे के भंडार पाए जाते हैं। ये सब उड़ीसा के क्षेत्र है। चार इसमें बादाम पहाड़ी, गुरु मैसानी, सुलेपत और बांसपानी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से ज़्यादा बनेंगे। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं उनके नाम लिखना। ठकुरानी, ठकुरानी, दैत्री, सुकिंदा, दैत्री, सुकिंदा, ठकुरानी इत्यादि। ठीक है, बट आप ये जरूर याद रखना, चार में से आप तीन शुरुआत के जरूर याद रखना। पहली बात तो ये तीनों कहाँ पे पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में पाए जा रहे हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे किस चीज़ के भंडार पाए जाते हैं? लॉ एस्क के भंडार पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। गुरु मैसानी और बादाम पहाड़ी तो जरूर मत भूलना। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। बादाम पहाड़ी और गुरु मैसानी दोनों लॉ एस्क के क्षेत्र हैं और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले दिखाया था दल्ली राजाराम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दल्ली राजारा का जो क्षेत्र है वो भी लॉ एस्क के लिए जाना जाता है। दुर्ग बस्तर, दुर्ग का बस्तर क्षेत्र, दुर्ग बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, बैलाडीला, ये क्षेत्र जो होते हैं लॉ एस्क के लिए जाने जाते हैं। और इसमें से आपको जो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कंफ्यूजन होता है बता दो, जो एग्जाम पूछा था बैलाडीला पूछा जाता है ज़्यादा और दल्ली राजारा बहुत पूछा जाता है। दुर्ग बस्तर तो याद रहता है क्योंकि वहाँ के जिले हैं तो जनरली याद रहेंगे कौन से क्षेत्र में। लेकिन बैलाडीला और दल्ली राजारा के लिए पूछा जाता है कि किस क्षेत्र के लिए फेमस है। ठीक है, ये लॉ एस्क के लिए फेमस है, ये याद रखना है। और ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार मिला आपको, बादाम पहाड़ी, गुरु मैसानी और दल्ली राजारा और बैलाडीला। इसके अलावा भी क्षेत्र आप याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं भी पूछ सकता है, बट जिस पे ज़्यादा फोकस रखना है वो ये है, बादाम पहाड़ी, गुरु मैसानी, दल्ली राजारा, बैलाडीला और एक दंतेवाड़ा भी याद कर लो। ये क्षेत्र लॉ एस्क के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? लॉ एस्क के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, जरूर बनेगा ऐसे क्वेश्चन। अगला झारखंड, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप देखना इसी से मिलते जुलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये सब भी दिया रहेगा, मैक्सिमम जो होता है इन्हीं में से ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आता है और आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो फोकस करना जिस पे अंडरलाइन करना, ठीक है, उसको जरूर याद रखना। उसके अलावा जो भी क्षेत्र है उनको आप देखते रहना। ठीक है, झारखंड में एक होता है नोआ मंडी जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ की नोआ मंडी। दूसरा है गोवा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ठीक है, नोआ मंडी, गोवा और पलामू और एक है सिंदूरपुर। ठीक है, ये दोनों, ये चारों इंपॉर्टेंट है, बट आप नोआ मंडी और गोवा पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक, पलामू तो आपको याद ही रहता है।
क्योंकि सिंदूरपुर इसलिए बता रहा हूँ, ये भी एक संदूर मिलेगा जो कर्नाटक में है, ठीक है। वो संदूर है, वो भी लॉयस के लिए जाना था, ये सिंदूरपुर है झारखंड, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो नोवा मंडी फोकस में रहना चाहिए आपके, गोवा में, ये दोनों जरूर याद रखना। नोवा मंडी और गोवा कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। किस लिए जाना था? लॉयस। अगला है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 2 क्षेत्र हैं, ये वैसे भी आपको याद ही रहेंगे, एक है रत्नागिरी और चंद्रपुर, जो कि लॉयस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? महाराष्ट्र के लिए रत्नागिरी है और चंद्रपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगला आपका झारखंड है, सॉरी झारखंड, कर्नाटक। किसका है? कर्नाटक। ऊपर लिखते हैं कर्नाटक में आपको कुद्रेमुख, ठीक है, अभी बताया था कुद्रेमुख। कर्नाटक के क्षेत्रों में से आपका कुद्रेमुख आता है और बाबा बुदन की पहाड़ी है, बुदन, ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी। यहाँ पे आपको बेल्लारी दिखाई देता है, बेल्लारी क्षेत्र में भी आपको मिलता है लॉयस। बेल्लारी है, चिकमंगलूर है, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, ठीक है, बीजापुर, शिमोगा, संदूर इत्यादि क्षेत्रों में आपको लॉयस के भंडार दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें से आप जो याद रख सकते हैं, कुद्रेमुख याद रखना है, बाबा बुदन भी याद रखना है, बेल्लारी याद रखना है और चित्रदुर्ग, ये 4 जो भी लिखा। इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। चिकमंगलूर, चिकमंगलूर, ठीक है, ये बेल्लारी, बाबा बुदन, कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, इतना जरूर याद रखना। ये कर्नाटक में संदूर, संदूर। अगला लिखना तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक नीलगिरी है और सलेम है, नीलगिरी और सलेम। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी काम आता है, अगर आपको ये लोकेशन पता रहे कि कौन से राज्य में है। तो ऐसे ही पिछले बार आरओ का पेपर जब हुआ था तो उसमें एलिमिनेशन ही मेथड था, उसमें आपको भले ना पता हो कि ये क्षेत्र लॉयस मतलब लोहे के लॉयस के लिए जाने जाते हैं या मैग्नीज के लिए या किस लिए, बट अगर आपको ये पता है कि ये लोकेशन कर्नाटक में है या तमिलनाडु या आंध्रा में, तब भी आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। मतलब 11 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था आरओ का, उसमें ऐसे ही पूछा गया था। तो उसमें लोकेशन नहीं पूछा गया था कि लॉयस है, उसमें ऑलरेडी दिया था कि निम्नलिखित में से कौन से मैग्नीज कर्नाटक में है, ठीक है, ऐसे पूछा गया था। तो उसमें एक क्षेत्र जो था लिखे तो सब वही मैग्नीज के ही थे, लेकिन एक क्षेत्र आंध्र प्रदेश के लिख दिया गया था। तो वही आपको अगर ये याद आता है कि कुर्नूल जो है आपका आंध्र प्रदेश में है ना कि कर्नाटक में है, तो वैसे ही क्वेश्चन टैकल हो जाता है। भले ही याद रहे कि ना कि लॉयस का है ये या मैग्नीज का है या एल्यूमिनियम का है, किस क्षेत्र के लिए, तो आपको लोकेशन भी याद होना चाहिए कि ये सभी लोकेशन कौन से राज्य में है, ठीक है। क्योंकि अब कभी कभी हो सकता है कि आपको चित्रदुर्ग जो है आंध्रा में लिख दिया जाए, मिलाने के लिए मिलान वाले में होता है ना, चित्रदुर्ग के सामने आंध्र प्रदेश लिखा रहे, तो वो गलत है ऑलरेडी। भले ही लॉयस का क्षेत्र है लेकिन वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो कहाँ पे? कर्नाटक में है। अगला एक यहाँ तो राजस्थान, राजस्थान में इसमें चले गए आ रहे हैं पहले तमिलनाडु में, इनमें तो वैसे ही आ रहे हैं। राजस्थान में नाथा की पाल जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाथ्रा की पाल, ठीक है। नाथ्रा की पाल कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। नाथ्रा की पाल है और एक थुर है, कुंडेर है, उदयपुर है, ये भी आते हैं। थुर, कुंडेर, उदयपुर इत्यादि, जिसमें आप नाथ्रा की पाल पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। नाथ्रा की पाल, नाथ्रा की पाल कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक, कहाँ पे? राजस्थान में। अगला में गुजरात,
गुजरात में है भावनगर, नवानगर। अब गुजरात यहाँ पे भावनगर, नवानगर, ठीक है, पोरबंदर, बहुत सारे क्षेत्र हैं। भावनगर है, नवानगर है, पोरबंदर है, इतना आप रखना। भावनगर थोड़ा याद रखना, भावनगर में क्या है, लॉ के क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका लास्ट बच्चा आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वारंगल, वारंगल, कुर्नूल, रमल्ला कोटा, रामल्ला कोटा, वेल्दुर्ती, वेल्दुर्ती, नेल्लौर, ठीक है, नेल्लौर। इसके अलावा एक दो क्षेत्र और, एक है अनंतपुरम, अनंतपुर, और जगैया पेट्टा, ठीक है, इसका भी जगैया पेट्टा, क्या? जगैया पेट्टा, जगैया, ये वेल्दुर्ती, वेल्दुर्ती नेल्लौर, जगैया पेट्टा, ठीक, जगैया पेट्टा, ठीक है। इसमें आप वारंगल को आप लिख लो, कुर्नूल हो गया, रामल्ला कोटा, नेल्लौर, इन चारों में आप फोकस करते हैं। कुर्नूल ज़्यादा पूछा था। कुर्नूल पता है राजधानी भी है आंध्र प्रदेश की, 3 राजधानियां, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती, ठीक है। ये लॉ इसका। ठीक, और बस इतना ही। इसके बाद अभी लिखवा बंद कर दे।